velocity of center of mass vi cap, and angular velocity about the center of mass is omega I cap. If the coefficient of friction between the sphere and the ground is mu, the frictional force vector is dash. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा है, ओमेगा जो एक्सियल वेक्टर होता है, तो ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में है तो राइट हैंड का थंब हम पॉइंट आउट करेंगे आई कैप के लॉन्ग में, तो जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। तो जो कांटेक्ट पॉइंट है उस कांटेक्ट पॉइंट की दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, कांटेक्ट पॉइंट की जो है दो वेलोसिटी हो जाएंगे। अगर ये कांटेक्ट पॉइंट हम देखें तो कांटेक्ट किसी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन। तो रोटेशन जो होगा ये आई कैप के वजह से वेलोसिटी इस पॉइंट की जो हो जाएगी वो माइनस के कैप में, ये वाई और जेड है। तो जो इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी वो वी आई कैप और माइनस ऑफ ओमेगा आर के कैप, ये हुई वेलोसिटी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो कुछ गिवन है नहीं है, v इज इक्वल टू नहीं, ओमेगा, कुछ भी नहीं। ये लास्ट पॉइंट तो लिखा हुआ है शायद, v इज इक्वल टू ओमेगा आर यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ये दोनों सेम है। तो इसकी जो वेलोसिटी देखो, टॉप इस पॉइंट को हम देखते हैं, सिर्फ इस पॉइंट को हम देखते हैं वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से दिख रहा होगा, तो एक्स ऐसे है, जेड ऐसे है, ये एक्स है और ये जेड है। तो इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी की तरह वी आई कैप ऐसे, और दूसरा है माइनस के कैप ऐसे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी इसकी किधर 45 पे है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर गिवन है, तो ये इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे जिधर मूव करना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल। अब कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी, मास अगर उसका ये है तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। अब इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो आई कैप और के कैप, तो नाइन माइनस आई कैप और के कैप में, नहीं, ठीक है, ठीक है ना। है। हाँ तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है कि दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, तो किसी को ये समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट हो जाएगा, इसके वजह से इस वेलोसिटी का अपोजिट इधर, उस वेलोसिटी का अपोजिट इधर। तो कोई म्यू एम जी माइनस आई कैप और प्लस ओमेगा आर, या म्यू एम जी जो है प्लस के कैप। तो ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं, किसी पॉइंट की जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। से ये पार्टिकल है, हाँ। ग्राउंड पे पार्टिकल है और टू इधर भी है, टू इधर भी कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2√2 45 डिग्री पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 45 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। और हो गया, हाँ। ठीक है। चलो, एक तो है कोई अभिषेक मिश्रा। अरे अभिषेक कल कहाँ थे? सर थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। अबे घर बैठे बैठे तबीयत खराब हो रही है? हाँ सर, क्या हो गया? बहुत सर्दी वर्दी जुकाम वुकाम हो गया था। अरे देखो कहीं क्वारंटाइन नहीं में नहीं का सर, नहीं नहीं सर्दी जुकाम नहीं सुनते नहीं ही आजकल नहीं सर्दी नहीं जुकाम सर। कुछ ज्यादा हाईलाइटेड है। रोजालिन को तो जो है हमको लगता है हमेशा ही रहता था, नहीं? हाँ तुम बाहर निकलोगे तो पता चला अलर्ट न हो जाए लोग, देखे कि डॉक्टर को जो है पेशेंट बना दे। ठीक, सर, इस क्वेश्चन में वो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन वो एक्स और जेड प्लेन के उसी प्लेन में रहेगा, हाँ उसी प्लेन में और है। क्योंकि वो 45 डिग्री में रहेगा इसलिए उसका डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस मतलब वो ग्राउंड के रिलेटिव अगर लेंगे, इसीलिए /2। बाई रूट कॉस 40, हाँ 45 एंगल है। फ्रिक्शनल फोर्स इज हाँ द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो ग्राउंड जहाँ है वो तो ग्राउंड के पैरेलल ही एक्ट करेगा ना, तो ग्राउंड तो एग्जैक्ट प्लेन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एग्जैक्ट प्लेन में होगा। किस डायरेक्शन में, हाँ। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, उसके अपोजिट में अप्लाई कर देंगे, अच्छा। ठीक है। तो ये है। अब
इसमें तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में कोलिजन वाले क्वेश्चंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे कोलिजन्स वाले क्वेश्चन। तो ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, स्ट्रिंग और पुली का सिस्टम है। तो पहले क्या होता था कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन में जो स्ट्रिंग होती थी वो स्मूथ होती थी और पुली भी जो है फ्रिक्शनलेस होता था। तो फ्रिक्शन अगर एब्सेंट होता था, तो अगर मान लो कि यहाँ से जो सेगमेंट हम लेते हैं, ये पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग जारी है, पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग जारी है, इस स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग और पुली के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ऐसे दिखाएंगे कि मान लो अब लॉज ऑफ मोशन की जो पुली थी वो क्या है, इसके ऊपर से स्लिप करता था, पुली का रोटेशन नहीं होता था, पुली जो है रोटेट नहीं करती थी, तो पुली का रोटेशन नहीं होता था। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये पुली भी रोटेट करेगी, किस डायरेक्शन में, जिधर का टेंशन ज्यादा होगा। तो ये इस सेगमेंट का जो है एक डायग्राम ड्रॉ किया है कि जैसे मान लो जो पुली इसके ऊपर स्लिप करने की टेंडेंसी है, मान लिया कि ये मास है, ये नीचे आना चाह रहा है, तो ये जो पुली है, ये पुली स्ट्रिंग इसके ऊपर से स्लिप होगी, स्लिप होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। और हम ये जूम करेंगे नो स्लिपिंग कंडीशन, मतलब ये जो है इसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन है, तो इस पे एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, जो कि ये मान लो ये पुली है और इसके ऊपर से ये स्ट्रिंग जा रही है। तो अगर मान लिया कि इधर मास हैवी है, यहाँ मान लो 10 kg है, हैंग कर रहा है, यहाँ 5 है और ये 10 है, तो ये पुली जो है इस डायरेक्शन में घूमना चाहेगी। तो पुली घूमना चाहेगी तो ये स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लिप करना चाहेगा, स्लिप करना चाहेगा तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा और इस स्ट्रिंग के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्ट करेगा। तो जब हम स्ट्रिंग के सेगमेंट को कंसीडर करेंगे तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या है, ये फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन जो है चेंज हो जाएगा, टी माइनस एफ, यहाँ टेंशन कुछ टी डैश हो जाएगा। तो बस इसमें समझना ये है कि लॉज ऑफ मोशन वाली जो पुली थी, फ्रिक्शनलेस पुली थी, वहां पे टेंशन सेम स्ट्रिंग में सेम होता था, यहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से इस डिस्क के या इस पुली के रोटेशन की वजह से टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, तो सेम स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन हो जाएगी। तो बस ये टी डैश और टी डैश हम अप्लाई कर देंगे। तो मान लिया कि इसी क्वेश्चन का एक जनरल अप्रोच देख लेते हैं, कौन कौन से हम इक्वेशन यूज करेंगे, कि यहाँ से कितने इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये मान लिया ये M1 है और ये M2 है, M1 है M2 है। अब टेंशन डिफरेंट होगा, टेंशन डिफरेंट क्यों हुआ, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली। तो यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T1, ये पुली का जो मास है, रेडियस और मास हम ऐसे ले लेते हैं स्मॉल m, यहाँ पे टेंशन T2, ये T2 है और ये भी टेंशन है T2। अब ये सिस्टम मान लो एक्सीलेटेड है, तो जो भी एक्सीलेशन होगा सेम होगा, ए से ये एक्सीलेट कर रहा है और इस टेंशन डिफरेंट होने की वजह से ये पुली भी रोटेट कर रही है, रोटेशन का हम कोई सेंस लिख लेंगे। तो हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, इसके ट्रांसलेशन का इक्वेशन, M1 के ट्रांसलेशन का इक्वेशन और पुली के रोटेशन का इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है। अननोन कितने हैं, अननोन हमारे पास है T1 है, T2 है, A है एंड अल्फा है, 4 अननोन्स हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा पुली के लिए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। फोर्थ इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं पुली कंस्टेंट, पुली कंस्टेंट क्या होता है कि ये स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है वो पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे या दोनों के रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होंगे। तो जो डिस्क का पॉइंट इस स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू आर, और जो स्ट्रिंग का पोर्शन इस ब्लॉक से कनेक्टेड है उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए। तो हम नो स्लिपिंग कंडीशन या पुली कंस्टेंट का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा आर इज इक्वल टू ए। अब इक्वेशन यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो जाएगा, M1G हो जाएगा, यहाँ से जो है M2G हो जाएगा। इक्वेशन लिखेंगे ब्लॉक के लिए तो हो जाएगा M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए। पुली के रोटेशन से वो हो जाएगा T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। नेट टॉर्क,
टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अल्फा। आई जो है अगर इसको डिस्क से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और फोर्थ इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। आर आर मान लो यहाँ से कैंसिल आउट ही होगा, इसको आई रहने देते हैं, आई आर आई, तो ये हो जाएगा आई बाई आर, आई बाई आर, और अल्फा को पुट कर देंगे यहाँ से ए बाई आर, तो ये हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर। फिर ऐड कर देंगे T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा नेट पुलिंग फोर्स M1G माइनस M2G, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास में एक इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट मास आ जाएगा पुली का, I बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में होता था, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास होता था, वहां पे रोटेशन होता नहीं था इसलिए इनर्शिया 0 होता था। यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं M1G माइनस M2G, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय इसका जो मास, टोटल मास जितना पुल हो रहा है M1 है, M2 है, और डिस्क का I बाई आर स्क्वायर क्या आएगा, ये मास आएगा, तो जिसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया इसका, या रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। तो ये वही वाला इक्वेशन है यहाँ पे। अब ये ए फाइंड कर लेंगे, टेंशन वेंशन इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर दोगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे है, सर हाँ सर वो जो अपने वो फॉर्मूला डिराइव किया M1G माइनस M2G बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर, हाँ हाँ और वो I बाई आर स्क्वायर के जगह पे पुली का मास वो हाफ होता है ना M/2। हाँ हाँ, अगर दिया हुआ है, जैसे कई जगह वो डिस्क से हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, कई जगह तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दिया हुआ होगा कि 0.5 मीटर जो भी है मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर जो है ले लो, और रेडियस जो वो है, मोमेंट कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा तो वो ले लेंगे, अगर दिया होगा डिस्क से अप्रोक्सीमेट करो तो M/2 पुट कर देंगे। हाँ सर। ठीक है, तो यस सेम चीज यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स ये मान लो m है, ये 3m है, ये m है और ये 3m है, तो इसका एक्सलेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स यहाँ से है mg डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा m, और ये जो है 3m दूसरे ब्लॉक का, और डिवाइडेड बाय ये जो है जिससे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो उसका मास आ जाएगा m/2, तो प्लस हो जाएगा m/2। एक्सलेशन फाइंड करने के बाद टेंशन वेंशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब ये स्टेप्ड पुली एक हो सकता है, स्टेप्ड पुली में दो डिफरेंट रेडियस पे अगर स्ट्रिंग्स बाउंडेड होंगे, डिफरेंट रेडियस पे होंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा कि डिफरेंट स्ट्रिंग है तो टेंशन तो डिफरेंट ही होगा। मान लो ये जो है 3m है, ये 3m है, इनर और आउटर रेडियस दोनों पे ही ब्लॉक सस्पेंडेड है, यहाँ से ये है m और ये है 3m, ये है 3m, तो इसका कुछ अल्फा है, इसका कुछ अल्फा है, तो यहाँ से मार्क कर देते हैं कि ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, पुली का रोटेशन जो है वो अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे जो है 3mg हुआ, ये जो है mg हुआ। अब इसका एक्सेलरेशन जो पहले यूज करते थे वो दोनों सेम नहीं होते थे, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2r, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 2r, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा अल्फा इंटू आर, तो इसी से ये कनेक्टेड है, तो ये भी ऊपर जा रहा होगा अल्फा आर से, और ये जो है नीचे जा रहा होगा 2 अल्फा आर से, बस। तो यहाँ पे हमने दो पुली कंस्टेंट ऐसे डायरेक्ट यूज कर लिया, अदरवाइज क्या करते आइडियली A1 लेते, A2 लेते, A1 A2 में रिलेशन फाइंड करते, तो सीधे अल्फा आर करके लिख लिया, बस। अगर स्टेप पुली होगी तो दोनों पॉइंट के एक्सलेशन अलग अलग होंगे, तो बस थोड़ा सा प्रिकॉशन वही लेना है, फिर बाकी इक्वेशन वही हो जाएगा, 3mg माइनस जो भी है T2 इज इक्वल टू 3m इंटू 2 अल्फा आर, यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू अल्फा आर, और थर्ड इक्वेशन इसके रोटेशन का हो जाएगा, तो रोटेशन का इक्वेशन है नेट टॉर्क, इसका रोटेशन हमने इस सेंस में लिया है। अच्छा, कभी ये नहीं समझ में आएगा किस सेंस में लेना है, तो कोई भी सेंस ले लोगे, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, बट ऐसे लेंगे तो ये अल्फा आर को क्या लेना होगा, नीचे लेना होगा, और ये 2 अल्फा आर को ऊपर लेना होगा, और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, आंसर आएगा सेम।
तो T1 और टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये तो है T2, ये T2, तो T2 इंटू टू आर, T2 इंटू टू आर माइनस यहाँ से T1 इंटू आर, टॉर्क हो जाएगा T1 इंटू आर इज इक्वल टू जो भी है इसका आई एंड टू, ये हो जाएगा अल्फा। 3 अननोन्स है, अल्फा T1 T2 और 3 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टेप पुली जिसमें डिफरेंट रेडियस के अराउंड अगर वो बाउंडेड होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमारे कोलिजन वाले क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। तो इस कोलिजन को, इससे पहले हमने कोलिजन पढ़ा हुआ पार्टिकल पार्टिकल का, कि कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है, तो वो कोलिजन दो टाइप के होते थे, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ऐसा जनरल 3 डायमेंशन भी हो सकता है, तो कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन था। अब यहाँ पे कि ये जो है रॉड मान लिया सस्पेंडेड है, ये यूनिफॉर्म है और ये सस्पेंडेड है, इस पॉइंट के अबाउट ये है हिंज पॉइंट, और इसका मास और लेंथ ये गिवन है। तो मान लिया कि ये कोलाइड कर रहा है, यहाँ से कोई पार्टिकल है और कोलाइड कर रहा है, और कोलिजन हम मान लेते हैं कि एक जनरल सिचुएशन के लिए ले लेते हैं। ऐसे तो पहले जो है स्टार्ट करेंगे कि स्टिक कर रहा है, फिर इलास्टिक कोलिजन है, फिर इज इक्वल टू 1/2 है, वो सब छोड़ देते हैं, सीधे सीधे इसका मास भी सेम ले लेते हैं। अब ये डिस्टेंस भी सेम हो सकता है, जैसे एक आध पेपर मैंने डिस्कस किया था, उसमें क्या था, ये ऐसे ऐसे रॉड है और उसमें जो है ये 30 डिग्री पे ऐसे कोलाइड कर रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हमें लेना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। तो यहाँ पे तो कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करना होगा, तो पैरेलल वाले कंपोनेंट में कुछ चेंज नहीं होगा, हम इस कंपोनेंट के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो ये मान लो है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ले लेते हैं, ई है, ई की वैल्यू मान लेते हैं 1/2 पुट कर देंगे बाद में अगर। तो पहला जो बेसिक जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो कि कोलाइड कर रहा है, कोलिजन के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, रॉड की एंगुलर स्पीड क्या होगी, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये सब फाइंड करना हो सकता है। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स, व्हाट इज द इम्पल्स, ये सारा कुछ इम्पल्स फाइंड करने के लिए, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए आर एक्स और ऐसे आर वाई मान लो मार्क कर देते हैं। व्हाट इज द इम्पल्स एक्टेड ऑन दिस पार्टिकल, तो सीधा इसमें से पहला तो ये सोचना है कि क्या हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारे बेसिक इक्वेशंस हैं जिसको हम यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो अगर ये कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है कि एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तभी हम मोमेंटम कंजर्व करा पाएंगे। अब अगर हम ऐसे देखेंगे कि ये सिस्टम है, सिस्टम कौन सा है, सिस्टम में है रॉड प्लस पार्टिकल, रॉड प्लस पार्टिकल है, तो रॉड प्लस पार्टिकल को अगर हम सिस्टम लेंगे तो इसके ऊपर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक यहीं से हिंज से, जो जहां से सपोर्टेड होगा वहां से एक फोर्स ऐड कर रहा है, और कोई फोर्स है, हाँ और तो एक फोर्स ऐड कर रहा है mg, इधर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कोलिजन का ड्यूरेशन इतना शॉर्ट होता है कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर ग्रेविटी का कुछ इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ऐसे 1 डायमेंशन पहले भी कोलिजन पड़ा होगा जिसमें प्रोजेक्टाइल ऐसे जो है हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक व्रेक होता था ऐसे, तो क्या यहाँ पे भी तो ग्रेविटी ऐड कर रहा है डाउनवर्ड, तो कहीं पे भी फोर्स ऐड करेगा तो एफ इंटू टी करेंगे, इंपल्स आएगा, इस इंपल्स से मोमेंटम चेंज होता होगा, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है तो मोमेंटम चेंज बहुत ही स्मॉल होगा, तो हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब ग्रेविटी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया, बट ये फोर्स तो एक्ट कर रहा है, यहाँ से रिएक्शन फोर्स तो एक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन फोर्स एक्ट करने की वजह से हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते। क्यों, बिकॉज रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द हिंज।
अब ऐसा कोई सिचुएशन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे ये आके स्ट्राइक करेगा, ऐसा दिया हुआ है, और तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो मतलब क्या है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से ऐसा हो सकता है कि फोर्स ना एक्ट करे, तब हम कंजर्व कराएंगे। लेकिन वो क्या है, बहुत स्पेसिफिक केस है, स्पेशल केस। इन जनरल कोई पूछेगा कि अगर कोलिजन हो रहा है तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए। क्या टॉर्क जीरो है? हाँ, टॉर्क जीरो है। किस पॉइंट के अबाउट? कि यही तो फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर हम यही पॉइंट ले लेंगे तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, फोर्स अगर उससे पास करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क जीरो हो गया। तो लीनियर मोमेंटम में किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज पॉइंट, सिर्फ, और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं। अगर और कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे इसका टॉर्क आ जाएगा, आर एक्स का कुछ टॉर्क आ जाएगा, तो वो जीरो नहीं होगा, तो इसीलिए इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो पहले तो एक स्टेटमेंट ही आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ऐसे। तो नहीं है, इसी हिंज के अबाउट कंजर्व्ड है, तो हमेशा क्या करेंगे, इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जानते हो इलास्टिक में ही केवल कंजर्व्ड होता है, तो अगर इलास्टिक है तब तो कंजर्व्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं है। तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो लीनियर मोमेंटम अब हम मान लेंगे, क्या करेंगे कि कोलिजन के बाद बिफोर एंड आफ्टर वाले क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो रहा है, एक दो बार बस प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना है बिफोर आफ्टर और इक्वेशन लिख देना है। तो बिफोर मान लिया कि ये V0 से जा रहा है, मास इसका m है, और इसकी मास जो है, इसका मास है m, और ये है l। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन अब हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि ये पार्टिकल बैक ट्रैक कर रहा है, रिवर्स जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, कुछ नहीं। आना होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। कोलिजन के बाद की हम वेलोसिटी इसकी मान लेंगे, ये v1 है, और ये ऐसे ओमेगा से जा रहा है, जस्ट आफ्टर कोलिजन कोलाइड कर लिया, तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे अननोन कितने हैं, देखोगे अननोन है v1 और ओमेगा। इक्वेशन कितने हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से अप्लाई करेंगे, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और कभी भी रिजिड बॉडी और पार्टिकल का कोलिजन होता है तो जो वेलोसिटी हम देखते हैं वो किस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ कोलिजन, जहां से टकरा रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू एल। तो ये वेलोसिटीज इसमें यूज करेंगे, बस ये दो इक्वेशन है, यही दो अननोन है हमारे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा पार्टिकल का, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, वो हो जाएगा mv0 इंटू एल। अब यही जो है अगर किसी एंगल पे होगा तो क्या करेंगे, दो कंपोनेंट ले लेंगे ऐसे ऐसे, पैरेलल वाले कंपोनेंट का जीरो होगा। ये जानते हो कि इस एक्सिस के अबाउट कोई भी पैरेलल है तो इसका जो है जीरो हो जाएगा, इसका कुछ होगा, या नहीं नहीं, एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, नहीं है। अगर किसी एंगल पे होगा, जैसे मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ये किसी एंगल पे है, 30 डिग्री पे है, तो एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये है, ये किसी एंगल पे है, तो जो इसका पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो पैरेलल वाले कंपोनेंट, हाँ उस पैरेलल वाले कंपोनेंट का रोल क्या होगा, ये कंपोनेंट तो कोलिजन की वजह से चेंज नहीं होगा, ये टकरा रहा है, ये है, दो कंपोनेंट है। अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम इसी से पास कर रहा है। इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा तो इस कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अनचेंज होगा, तो यहाँ पे वो पैरेलल वाली वेलोसिटी रहेगी और ये वाला हम फाइंड कर लेंगे। ये दोनों वेलोसिटी जो है सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर, और ये फाइंड कर लेंगे जैसे अभी फाइंड करेंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv0 l, और उसका सेंस क्या है, किस सेंस में है, इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं। रॉड का एंगुलर मोमेंटम जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का, तो क्या होगा, इसका mv है m इंटू v1 इंटू एल। अब ये डायरेक्शन इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले लिया ताकि हम करेक्टली लिख पाए। और फिर रॉड का भी सेम सेंस में है, तो ये हो जाएगा ml² by 3
इंटू ओमेगा। ये हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ई का इक्वेशन। मान लो ई का इक्वेशन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन क्या होगी, दो वेलोसिटीज हैं, सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा एल माइनस वी वन डिवाइडेड बाई अप्रोच। वी वन स्पीड से आ रहा था, तो इसका अप्रोच हो जाएगा वी नॉट। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ये बाय दो अननोन है, दो इक्वेशन है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन में हमें यही करना है, दो इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। अब जैसे मान लो कि इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इम्पल्सिव फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज, कि हिंज ने जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना इम्पल्स अप्लाई किया। तो कुछ नहीं करना है, फोर्स ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया कि मान लिया ये फोर्स है RX/Y। कोलिजन के बाद की सिचुएशन हमने कैलकुलेट करके फाइंड कर लिया, वी है और ओमेगा भी है, इसके अबाउट ओमेगा भी है। तो अब लीनियर का कोई भी इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो वो किस पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए। जैसे F इज इक्वल टू m, तो ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास होगा। P इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। J इज इक्वल टू डेल्टा P, किसके, सेंटर ऑफ मास के। तो ये सारा इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो अब ये दोनों जो है कितना हिंज फोर्स ऐड किया वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। रॉड का सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है ओमेगा एल बाई 2 पे, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। तो इम्पल्स, अब इधर तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो मान लिया ये आर वाई इंटू डी टी, आर वाई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, डेल्टा पी वो जीरो है, तो आर वाई क्या होगा उस मोमेंट पे, जीरो है। आर एक्स फाइंड करना है, आर एक्स इंटू डी टी का इंटीग्रेशन यही होता है इम्पल्स। दिस इम्पल्स इज इक्वल टू जे वन, मान लेते हैं दिस जे वन इज चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किसकी, लीनियर मोमेंटम, एम इंटू वी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियली वो रेस्ट में था। तो यहाँ से हम ये इम्पल्स कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे इम्पल्स है। मान लो किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द पार्टिकल, बाय द रॉड ऑन द पार्टिकल, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर फोर्स ऐड किया होगा, पहले ये आ रहा था वी नॉट स्पीड से, टकराने के बाद जो ये वी वन से आ रहा है, इम्पल्स कुछ ऐसे ऐड कर रहा होगा J2। तो हम क्या लिखेंगे, J2 चेंज, J1 ये था, अब जो ये है इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो जाएगा m इंटू फाइनल मोमेंटम m इंटू वी वन माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट। तो ये पुट कर देंगे, यहाँ से इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करने में साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस पुट करते समय। आई बात समझ में। तो ये जो है कोलिजन वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसमें इलास्टिक, इनइलास्टिक, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। अगर पार्टिकल स्टिक कर रहा है तो थोड़ा इजी है, किसी एंगल पे आ रहा है तो थोड़ा सा, जैसे दो तीन पार्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसे दो पार्टिकल आ रहा है, एक ये जो है इज इक्वल टू 1/2 पे है, एक जो है स्टिक कर रहा है, तो हम जो है इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने में उतने टर्म्स लिखेंगे, दो तीन टर्म्स लिखने होंगे साइन के साथ। तो थोड़ा सा सोच सोच के दो तीन टर्म लिखोगे। तो एंगुलर इम्पल्स, तो लीनियर इम्पल्स होता था एफ डी टी, तो उसका रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर क्रॉस जे। जैसे फोर्स का टॉर्क, वैसे लीनियर इम्पल्स का क्रॉस प्रोडक्ट या मोमेंट हो जाएगा एंगुलर इम्पल्स। तो जैसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता था J इज इक्वल टू डेल्टा पी वहाँ पे, वैसे हो जाएगा K इज इक्वल टू डेल्टा एल, कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी नहीं है ये, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारा जो है इसमें। अच्छा, एक जो है इक्विलिब्रियम वाला ये क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। जैसे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ऐसे, इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स हैं ये। अब मान लो कि ऐसा कोई है, जैसे तुम्हारे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन से, एक लेडर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो ये यहाँ पे लेडर है, किसी वॉल के अगेंस्ट रेस्ट में है। दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसे टेंशन वेंशन, ये है, एक कोई रॉड है, ये सस्पेंडेड है, और यहाँ पे कोई ऐसे ब्लॉक सस्पेंडेड है, इसमें टेंशन वेंशन फाइंड करना है। ऐसा डोर है,
ये डोर है, ये किसी हिंज पॉइंट से ऐसे सस्पेंडेड है, तो हमें ये रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है। फिर इक्विलिब्रियम में कोई रिजिड बॉडी सस्पेंडेड है कहीं से, तो सारे केसेस में हमें क्या करना है कि अगर कोई रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम है, रिजिड का इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, नेट टॉर्क उस पे 0 और नेट फोर्स 0। तो 2 डायमेंशन में है तो हमारे पास फोर्स के 2 इक्वेशन आएंगे, एक्स और वाई के अलोंग, और टॉर्क जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट। अब एक पॉइंट बताया था कि अगर नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर 0 है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम, एनी पॉइंट जो है वो सेम होगा टॉर्क। तो जैसे यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, यहाँ से N1 ऐड कर रहा होगा, यहाँ से N2 ऐड कर रहा होगा, तो अगर हमें टॉर्क 0 करना है यहाँ से mg भी होगा। टॉर्क 0 करना है तो कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, ये पॉइंट लेंगे तो केवल एक ही फोर्स का टॉर्क 0 होगा, ये पॉइंट लेंगे तो mg का टॉर्क 0 होगा, बीच का कोई पॉइंट लेंगे कोई टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क लिखना टेंशन वाला काम है, तो इस पॉइंट के अबाउट करेंगे जिससे कि 2 फोर्स, एक फ्रिक्शन का और एक नॉर्मल का टॉर्क ना लिखना पड़े। तो यहाँ से ये इसका टॉर्क इस सेंस में आएगा, इसका टॉर्क इस सेंस में आएगा, दोनों को लिख लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो हमेशा जो है टॉर्क बैलेंस करने में वो पॉइंट लेना है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास करें, तो हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा। दूसरा, जैसे मान लो कोई रिजिड बॉडी सस्पेंडेड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कोई बता सकता है? ये 2 रॉड हैं, वेल्डेड हैं, M और L। अगर यहाँ पे हम 0 0 ले लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2 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 नहीं होगा। L/3 अरे L/4 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 ये ठीक है, ये तो मान लो यहाँ दिया हुआ है, अगर देख के बता रहे हो तो ठीक नहीं है। ये L/2 तो एक रॉड का होगा और इसका भी L/2 एक रॉड का होगा। मान लो यहाँ पे ओरिजिन लिया तो m x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1, तो हो जाएगा m इंटू L/2 प्लस m2 x2। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट है L/2, इसका x कोऑर्डिनेट है L/2, y कोऑर्डिनेट है 0। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2m। तो ऐसा इमोशनली फील होता है कि L/2 पे है, लेकिन ये कहाँ पे है, L/4 पे है। तो जिसके सेंटर ऑफ मास के बारे में श्योर नहीं हो उसमें तो तुम धुआंधार मत आंसर बताया करो, थोड़ा सा लिख लो m1 x1